जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे फ्रांसीसी भूगोल वेता चल रहा था। फ्रांसीसी भूगोल वेता की हमारी सीरीज चल रही थी और इसमें हमने ब्लास मोदिया के बारे में बिल्कुल अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया था। ब्लास मोदिया कौन थे? ब्लास मोदिया को फ्रांस में भूगोल का पिता कहा जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें थी जहाँ से क्वेश्चन बनता है, उन सभी को हमने बहुत ही अच्छे से बिल्कुल डिटेल से कवर कर लिया था। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जीन ब्रुन्स महोदय के बारे में और इनको भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर मैंने कल आपको जो क्लास ली थी उसमें भी मैंने आपको बताया था एक गुरु और शिष्य के बारे में। तो बताओ, दो गुरु थे और उनका एक शिष्य था, वो कौन थे? आपको थोड़ा तो रिकॉल होगा ना, थोड़ा तो याद होगा भाई, ज़्यादा याद नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो याद होगा कि कौन थे वो। इसके अलावा अरस्तु और प्लेटो के बीच में भी गुरु शिष्य का संबंध है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ब्लास और ब्रुन्स के बीच में भी गुरु और शिष्य का ही संबंध है। ब्रुन्स ब्लास का शिष्य कहते हैं इनको। मानव भूगोल इनकी एक किताब का नाम है और इस बुक में ब्रुन्स ने ब्लास के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया था। ठीक है। ब्रुन्स महोदय के द्वारा ह्यूमन ज्योग्राफी नामक एक किताब लिखी गई और ब्रुन्स ने अपनी किताब ह्यूमन ज्योग्राफी में ब्लास के जो विचार थे उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम किया था। ज्योग्राफी ह्यूमन एसआई डे क्लासिफिकेशन पॉजिटिवी, ये इनकी दूसरी किताब का नाम है। तो ब्रुन्स महोदय की दो किताबें हो गई, जिसमें पहली किताब का नाम है मानव भूगोल, जिसमें उन्होंने ब्लास के विचारों को एक्सप्लेन किया था, ब्लास के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया था। और ब्रुन्स महोदय की दूसरी किताब का नाम है ज्योग्राफी ह्यूमन एसआई डे क्लासिफिकेशन पॉजिटिव। ब्रुन्स ने मानव के आर्थिक कार्यों को विध्वंसात्मक अर्थव्यवस्था या अपरहणी अर्थव्यवस्था या रोबर इकोनॉमी कहा था। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है ऐसे कैसे कि रोबर इकोनॉमी किससे संबंधित है? ब्रुन्स महोदय से संबंधित है। ठीक है, रोबर इकोनॉमी किससे संबंधित है? ब्रुन्स महोदय से। भौगोलिक अध्ययन के लिए इन्होंने दो सिद्धांतों पर जोर दिया था। ब्रुन्स महोदय ने भौगोलिक अध्ययन के लिए स्पेशली तरीके से दो सिद्धांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, जिसमें पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। दूसरा सिद्धांत है अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंटरएक्शन। ठीक है, तो ब्रुन्स महोदय के द्वारा भौगोलिक अध्ययन के लिए दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ब्रुन्स महोदय ने भौगोलिक अध्ययन के लिए दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसमें पहले सिद्धांत का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और दूसरे सिद्धांत का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ इंटरएक्शन। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी भी याद होनी चाहिए, द प्रिंसिपल ऑफ इंटरएक्शन भी याद होना चाहिए। सक्रियता के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया कि भौतिक एवं सामाजिक दृश्य निरंतर परिवर्तनशील अवस्था में रहते हैं। ब्रुन्स महोदय ने अपना जो सक्रियता का सिद्धांत दिया था, ब्रुन्स महोदय के द्वारा सक्रियता का सिद्धांत दिया गया था। ब्रुन्स महोदय ने अपने सक्रियता के सिद्धांत में बताया कि भौतिक एवं सांस्कृतिक दृश्य निरंतर परिवर्तनशील होते हैं। भौतिक एवं सांस्कृतिक दृश्य बिल्कुल लगातार बदलते रहते हैं, गतिशील अवस्था में रहते हैं। अन्योन्य क्रिया या अंतर संबंध का सिद्धांत उन्होंने ब्लास से प्राप्त किया था। ठीक है, ब्रुन्स महोदय ने जो अन्योन्य क्रिया और अंतर संबंध का सिद्धांत है वो ब्लास महोदय से प्राप्त किया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर उनका यह मानना था कि भौतिक एवं सामाजिक घटनाओं में निकट का संबंध है। देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर दो बातें सीखने को मिलेंगी आपको। ब्रुन्स महोदय ने अन्योन्य क्रिया और अंतर संबंध का सिद्धांत दिया था। इंटरएक्शन इंटरएक्टिविटी का सिद्धांत, इंटरएक्शन और इंटरएक्टिविटी का सिद्धांत ब्रुन्स महोदय के द्वारा दिया गया था। अन्योन्य क्रिया या अंतर संबंध का सिद्धांत ब्लास महोदय से प्राप्त किया था। ब्रुन्स ने अन्योन्य क्रिया और अंतर संबंध का सिद्धांत है जो ब्लास से प्राप्त किया था। उनका मानना था कि भौतिक एवं सामाजिक घटनाओं के बीच में बहुत ही निकट का संबंध है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं ब्रुन्स महोदय के कुछ स्टेटमेंटों के बारे में, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्यारे साथियों ब्रुन्स महोदय के कुछ स्टेटमेंट के बारे में। पहला स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता, वरन उसे परिवर्तित करने के लिए क्रियाशील रहता है। ब्रुन्स महोदय ने कहा कि जो मानव है, जो मनुष्य है ना,
पर्यावरण के प्रभावों को चुपचाप सहन नहीं करता, बल्कि परिवर्तित करने के लिए बिल्कुल क्रियाशील रहता है। ब्रुन्स मोदे ने कहा था कि मनुष्य है जो पर्यावरण के प्रभावों को चुपचाप नहीं सहन करता। मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभावों को चुपचाप सहन नहीं करता, बल्कि उन्हें बदलने के लिए बिल्कुल लगातार क्रियाशील रहता है। यह मानव भूगोल है, जिसमें मानव भूगोल के 3 तथ्य बताए। ठीक है, ब्रुन्स मोदे ने मानव भूगोल के 3 तथ्य बताए थे। पहला होता है भूमि का अनुत्पादक उपयोग। भूमि का अनुत्पादक उपयोग का मतलब है भूमि का इस तरीके से उपयोग जिससे कि कुछ उत्पादन ना हो सके। ठीक है, या भूमि का अनप्रोडक्टिविटी उपयोग, मतलब भूमि का आप इस तरीके से उपयोग करो कि उससे आपको कुछ उत्पाद नहीं मिल रहा है। जैसे आप भूमि के ऊपर सड़क बनाते हो, मकान बनाते हो, तो उससे आपको कुछ प्रोडक्ट नहीं मिलता, आपको उससे कोई उत्पाद नहीं मिलता। तो ब्रुन्स मोदे ने ऐसा क्षेत्र जहां पर मकान और सड़कें बनती हैं उसको भूमि का अनुत्पादक उपयोग बताया। दूसरा, वनस्पति व जीव जगत पर विजय, जिसमें पशुपालन और कृषि कार्य को शामिल किया। तीसरा है भूमि का विनाशकारी उपयोग, जिसमें खनन कार्य को शामिल किया था। तो ब्रुन्स मोदे ने मानव भूगोल के 3 तथ्य बताए थे। ब्रुन्स मोदे ने मानव भूगोल के ये 3 तथ्य बताए थे, जिसमें सबसे पहला होता है भूमि का अनुत्पादक उपयोग, जिसमें सड़क और मकान आ जाता है। वनस्पति व जीव जंतु जगत पर विजय, जिसमें पशुपालन और कृषि कार्य आ जाता है। और भूमि का विनाशकारी उपयोग, जिसमें खनन और कार्य आ जाता है। ब्रुन्स ने खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा था। ठीक है, ब्रुन्स मोदे ने खनिजों को निकालने की जो प्रक्रिया उसको लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा था। क्या कहा था? लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा था। ब्रुन्स का कथन था कि मानव प्रकृति का दास नहीं है। भाई ब्रुन्स मोदे संभववाद का समर्थक था, ध्यान रखना। देखो, ब्लास मोदे संभववाद के समर्थक ही नहीं बल्कि संभववाद के पिता कहे जाते हैं। जैसे नियतिवाद के पिता रेडजेल मोदे को कहा जाता है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ब्लास मोदे को संभववाद का पिता कहा जाता है। नियतिवादी विचारधारा स्पेशली फोकस करती है वनस्पति पर। नियतिवादी विचारधारा वनस्पति को सब कुछ मानती है, जबकि मानव को वनस्पति का दास मानती है। वहीं यदि मैं बात करूं संभववादी विचारधारा का, तो संभववाद है जो मानव को सब कुछ मानते हैं, प्रकृति को मानव का दास मानते हैं। संभववादियों के जो विचार उनमें आपको झलक देखने को मिलेगी कि संभववादी प्रकृति को बिल्कुल हीन मानते हैं, वही मानव को बिल्कुल क्या मानते हैं? विजयी मानते हैं, मानव को सर्वोपरि मानते हैं। तो जो ब्रुन्स मोदे थे वो ब्लास के शिष्य थे, ये आपको खुद को भी पता है, मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि ब्रुन्स मोदे ब्लास के शिष्य थे। तो ब्रुन्स के जितने भी विचार होंगे इन सभी में हमें संभववाद की झलक देखने को मिलेगी। प्यारे साथियों, ब्रुन्स और ब्लास दोनों संभववाद के समर्थक थे। तो ब्रुन्स के जितने भी स्टेटमेंट हैं उसमें आपको संभववाद के विचार देखने को मिलेंगे। जैसे आपको ब्लास के विचारों में, ब्लास के जो स्टेटमेंट थे उनमें आपको संभववाद की विचारधारा देखने को मिली है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ब्रुन्स के विचारों में भी आपको संभववाद के विचार देखने को मिलेंगे। मानव प्रकृति का दास है, भाई यहाँ पर क्या किया गया है? प्रकृति को, सॉरी, मानव प्रकृति का दास नहीं है। ब्रुन्स मोदे ने कहा कि मानव प्रकृति का दास नहीं है। नियतिवादियों ने कहा था कि भाई मानव है जो प्रकृति का दास है, लेकिन इसका विरोध किया ब्रुन्स मोदे ने, कहा कि भाई चुप रहो तुम, मानव प्रकृति का किसी भी हाल में दास नहीं है। अब हम बात करते हैं अल्बर्ट डिमांजिया के बारे में। ब्लास मोदे के पहले शिष्य का नाम है ब्रुन्स मोदे और ब्लास मोदे के दूसरे शिष्य का नाम है डिमांजिया मोदे। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि ब्लास मोदे के 2 शिष्य थे, जिसमें एक का नाम ब्रुन्स था, दूसरे का नाम डिमांजिया था। तो डिमांजिया, अल्बर्ट डिमांजिया भी किसके शिष्य थे? ब्लास के शिष्य थे। एनाल्स का संपादक, एनाल्स नामक जो किताब है उसके प्रतिपादक कौन थे? डिमांजिया थे। प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, पिकार्डी और एनाल्स, ये 3 किताबें हैं जो डिमांजिया के द्वारा लिखी गई हैं। तो डिमांजिया के द्वारा लिखी हुई 3 महत्वपूर्ण किताबें, जिसमें पहली का नाम है एनाल्स, दूसरी का नाम है प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और तीसरी का नाम है पिकार्डी। संपूर्ण भौगोलिक परिवेश के लिए ज्योग्राफिकल मिलियू शब्द का प्रयोग करता। डिमांजिया ने ज्योग्राफिकल मिलियू शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ज्योग्राफिकल मिलियू शब्द का प्रयोग किसने किया प्यारे साथियों? डिमांजिया ने किया था। एनाल्स, पिकार्डी, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये तीनों की तीनों किताबें किसकी है?
डिमांजिया महोदय की हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिमांजिया की 3 किताबें, जिसमें पहली का नाम है एनल्स, दूसरी का है पिकार्डी और तीसरी का है प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कर मिलियन शब्द का प्रयोग डिमांजिया ने किया था। अब हम बात करते हैं डिमांजिया के एक स्टेटमेंट के बारे में। मानव भूगोल में मानव वर्गों तथा समाज के भौतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मानव वर्ग तथा समाज के भौतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा है? डिमांजिया महोदय ने कहा है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ प्यारे साथियों, डिमांजिया का स्टेटमेंट था कि मानव भूगोल में मानव वर्ग तथा समाज के भौतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ये बात आपको सही ढंग से याद कर लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं एलसी रेकलस महोदय के बारे में। एलसी रेकलस, फ्रांस का रीटर कहा जाता है इनको, ठीक है। जो एलसी रेकलस महोदय, इनको फ्रांस का रीटर कहा जाता है। मानव को पर्यावरण की उपज नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग बताया। इन्होंने मानव पर्यावरण संबंधों का वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या की थी। तो जो रेकलस महोदय हैं, इनको फ्रांस का रीटर कहा जाता है। मानव को पर्यावरण की उपज नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग बताया। इन्होंने मानव पर्यावरण के संबंधों का वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या किया, ठीक है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, मानव को पर्यावरण की उपज नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग बताया। मानव पर्यावरण संबंधों का वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करने का काम रेकलस ने किया था। अब रेकलस की कुछ किताबें हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेकलस महोदय की 2 महत्वपूर्ण किताबों के बारे में, जिसमें पहली किताब का नाम है लाटेरे। लाटेरी किताब है जो रेकलस महोदय की द्वारा लिखी हुई एक किताब है। नेवेल ज्योग्राफिक यूनिवर्सल, ये भी रेकलस महोदय की ही किताब है। तो रेकलस महोदय के द्वारा 2 किताबें लिखी गई, जिसमें पहली का नाम है लाटेरे और दूसरी का नाम है नेवेल ज्योग्राफिक यूनिवर्सल, ठीक है। तो रेकलस महोदय के द्वारा 2 किताबें छापी गई, जिसमें पहली का नाम है लाटेरे और दूसरी का नाम है नेवल ज्योग्राफिक यूनिवर्सल। भूदृश्यों का ऐतिहासिक वृत्तांत प्रस्तुत किया तथा प्रकृति पृथ्वी के संसाधनों की विस्तृत चर्चा की, ठीक है। भूदृश्यों का ऐतिहासिक वृत्तांत प्रस्तुत किया तथा पृथ्वी के संसाधनों की विस्तृत चर्चा की। आप इसको चाहे मत याद करना, ठीक है। बाकी आप बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप याद कर सकते हो, बाकी आप एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप इसको मत याद करो। फर्टेमिटी इंटर रिलेशन, अराजकतीय संस्था। तो अराजकतीय संस्था से संबंधित कौन है? डिमांजिया है। कौन है? डिमांजिया। अराजकताई संस्था से संबंधित कौन है? डिमांजिया है। उसके बाद में हम फ्रेडरिक लीपले महोदय के बारे में बात करते हैं। फ्रेडरिक लीपले महोदय। फ्रेडरिक लीपले महोदय की पहली किताब का नाम है लॉ रिफॉर्म सोसिले। फ्रेडरिक लीपले महोदय की पहली किताब का नाम है लॉ रिफॉर्म सोसिले। इस बुक में इन्होंने पैलेस वर्क और फोल्क, स्थान कार्य समाज की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो जो फ्रेडरिक लीपले महोदय हैं, इनके द्वारा किताब ली गई थी ला रिफॉर्म सोसिले। तो ला रिफॉर्म सोसिले किताब किसकी है प्यारे साथियों? लीपले महोदय की है, फ्रेडरिक लीपले महोदय की है। तो फ्रेडरिक लीपले महोदय के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था ला रिफॉर्म सोसिले, और इन्होंने अपनी इस किताब में पैलेस वर्क फोल्क की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो पैलेस वर्क फोल्क की संकल्पना किससे संबंधित है? लीपले महोदय से संबंधित है। लीपले महोदय ने अपनी किताब ला रिफॉर्म सोसिले में पैलेस वर्क फोल्क की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। यह नियतिवादी विचारक था। इस तरह इसने परिवार की बचत प्रणाली का प्रतिपादन किया था। तो परिवार की बजट प्रणाली किससे संबंधित है? लीपले महोदय से संबंधित है। लीपले सोसाइटी की स्थापना पैट्रिक गिडिस ने की थी। इन्होंने ही स्थान कार्य समाज की संकल्पना को विकसित किया था, ठीक है। तो लीपले सोसाइटी की स्थापना किसने की प्यारे साथियों? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि लीपले सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए आपको लीपले महोदय खुद देखने को मिलेंगे, ऑप्शन बी में आपको पैट्रिक गिडिस मिलेंगे। मोस्टली सभी लोगों के विचार में या दिमाग में यही विचार आएगा कि भाई लीपले संस्था की स्थापना लीपले के द्वारा ही की गई थी, लेकिन आपको सही ढंग से याद करना है प्यारे साथियों, लीपले संस्था की स्थापना लीपले नहीं बल्कि पैट्रिक गिडिस महोदय के द्वारा की गई थी। संस्थान कार्य समाज पैलेस वर्क फोल्क की संकल्पना का प्रतिपादन भी लीपले महोदय ने ही किया था। उसके बाद हम बेलचौड महोदय के बारे में बात करते हैं। बेलचौड महोदय, इनको भी ब्लास का शिष्य ही कहा जाता है,
ठीक है, इनको भी ब्लास का शिष्य ही कहा जाता है। ये आपको बहुत सही ढंग से याद करना है प्यारे साथियों। जो बेल्चौर महोदय हैं इनको भी ब्लास का शिष्य ही कहा जाता है। अल्पाइन भौगोलिक संस्थान के संस्थापक है ये। ठीक है, अल्पाइन भौगोलिक संस्थान के संस्थापक कौन है? बेल्चौर महोदय हैं। अल्पाइन रिव्यू बेल्चौर महोदय से संबंधित है। नगरीय भूगोलवेताओं की नियमित संस्था के संस्थापक भी बेल्चौर महोदय हैं। और इसके अलावा इनकी कुछ किताबें जैसे मेथोडोलॉजिकल ऑफ अर्बन ज्योग्राफी, ग्रेनोविल, पश्चिमी एशिया जिसको हम एशिया और ऑक्सीडेंटेबल बोलते हैं। तो ये तीनों की तीनों आपको किताबें याद करनी है। बाकी आप चाहो तो इन दोनों को मत याद करना, एग्जाम ओरिएंटेड ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हो तो आप केवल इसको याद कर लेना, बाकी आप डीपली तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप तीनों को याद कर लेना। तो बेल्चौर महोदय को ब्लास का शिष्य कहा जाता है। अल्पाइन भौगोलिक संस्था के इनको प्रतिपादक माना जाता है। अल्पाइन रिव्यू का प्रकाशन भी बेल्चौर महोदय के द्वारा ही किया गया था। नगरीय भूगोलवेताओं की नियमित संस्था के संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। मेथोडोलॉजी ऑफ अर्बन ज्योग्राफी भी बेल्चौर महोदय से ही संबंधित है। ग्रेनोबिल का नगरीय भूगोल बेल्चौर महोदय से संबंधित है। एशिया ऑक्सीडेंटेबल ये भी बेल्चौर महोदय से ही संबंधित है। नगरीय भूगोल में इनका बहुत बड़ा योगदान था। अब उसके बाद हम एमेन्युअल डी मोर्टिन महोदय के बारे में बात करते हैं। एमेन्युअल डी मोर्टिन महोदय के बारे में। भौतिक भूगोलवेता तथा भूगर्भ शास्त्र, भूभौतिकी एवं जैव शास्त्र के विद्वान थे ये। तो जो एमेन्युअल डी मोर्टिन महोदय हैं भौतिक भूगोलवेता थे, भूगर्भ शास्त्रवेता थे, भूभौतिकी और जैव शास्त्र के विद्वान थे। भौतिक भूगोल की विशेषता, ट्रेट डी ज्योग्राफी फिजिक्यो भौतिक भूगोल की विशेषता इनके द्वारा लिखी हुई एक किताब है। मानव भूगोल और संभववाद के समर्थक थे। इसके अलावा इनके द्वारा भूगोल की समस्याएं, फ्रांस का आर्थिक भूगोल, फ्रांस का भौतिक भूगोल, आल्प्स, मध्य यूरोप, रोमानिया का भौतिक भूगोल, ये इनकी प्रमुख किताबें हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, एमेन्युअल डी मोर्टिन महोदय भौतिक भूगोलवेता थे, भूगर्भ शास्त्रवेता थे, भूभौतिकी और जैव शास्त्र के विद्वान थे। भौतिक भूगोल की विशेषता के लेखक थे ये। मानव भूगोल और संभववाद के समर्थक थे ये। भूगोल की समस्याएं, फ्रांस का आर्थिक भूगोल, फ्रांस का भौतिक भूगोल, आल्प्स, मध्य यूरोप, रोमानिया का भौतिक भूगोल, ये इनके द्वारा लिखी हुई बहुत ही फेमस किताबें हैं। अब हम आंद्रे सिगफ्रीड महोदय के बारे में बात करते हैं। आंद्रे सिगफ्रीड महोदय के बारे में। तो बताओ प्यारे साथियों, यहाँ तक का सारा सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज़ एक बार ज़रूर बताओ सभी के सभी।
चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आंद्रे सिगफ्रीड महोदय के बारे में बात करते हैं। फ्रांस का राजनीतिक भूगोल इनके द्वारा लिखी हुई किताब है, ठीक है। फ्रांस का राजनीतिक भूगोल इनके द्वारा लिखी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। फ्रांस के राजनीतिक दलों व चुनाव में भौगोलिक कारकों का इन्होंने विश्लेषण किया था। तो आंद्रे सिगफ्रीड महोदय की किताब का नाम है फ्रांस का राजनीतिक भूगोल। फ्रांस के राजनीतिक दलों व चुनाव में भौगोलिक कारकों का बहुत ही डिटेल से इन्होंने विश्लेषण किया। उसके बाद हम मैक्स मिलन सोरे महोदय के बारे में बात करते हैं। सोरे महोदय, इनको भी ब्लास का शिष्य कहा जाता है। मानव भूगोल के जैविक आधार इनकी किताब का नाम है। जीन गॉटमैन महोदय अर्बन जियोग्राफर, ये मानव भूगोलवेता हैं ये, ठीक है भाई। जीन गॉटमैन महोदय अर्बन जियोग्राफर भी हैं और मानव भूगोलवेता भी हैं। जीन गॉटमैन ने महानगरों के अध्ययन पर 2 किताबें लिखी थी। जीन गॉटमैन महोदय के द्वारा महानगरों के अध्ययन के ऊपर 2 किताबें लिखी गई थी, जिसमें पहली का नाम है मेगापोलिस और दूसरी का नाम है यूरोप के महानगरीय प्रदेशों का अध्ययन। तो जीन गॉटमैन ने महानगरों के अध्ययन पर 2 किताबें छापी, जिसमें पहली किताब का नाम है मेगापोलिस और दूसरी किताब का नाम है यूरोप के महानगरीय प्रदेशों का अध्ययन। जीन गॉटमैन ने मेगापोलिस शब्द का प्रयोग 1961 में किया था। तो जीन गॉटमैन महोदय के द्वारा मेगापोलिस शब्द का प्रयोग किया गया 1961 में, 1961 में, ठीक है। तो मेगापोलिस शब्द का प्रयोग किसने किया? गॉटमैन ने किया। कब किया? 1961 में किया। अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी भूगोलवेताओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ब्लास के शिष्य एवं दामाद मोर्टेन ने ट्रेड डी ज्योग्राफी फिजिक नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ब्लास के शिष्य और दामाद, ठीक है, मोर्टेन। तो जो मोर्टेन महोदय थे, ये ब्लास के शिष्य भी थे और इनके दामाद भी थे। इनके द्वारा ट्रेड दी ज्योग्राफी फिजिक नामक एक किताब लिखी गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं गालो। इन्होंने पेरिस का नगरीय भूगोल नामक किताब लिखी थी। पेरिस का नगरीय भूगोल नामक किताब किसकी है? गालो की है। अनसेल, यूरोप का राजनीतिक भूगोल इनकी किताब का नाम है। दुबई, औपनिवेशिक भूगोल के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था। हॉडी, कोलोनियल ज्योग्राफी, औपनिवेशिक भूगोल, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलोनियल ज्योग्राफी। हॉडी महोदय की किताब का नाम है कोलोनियल ज्योग्राफी। फ्रांसीसी विचारधारा के बारे में हम बात करें, इरेक्लस महोदय को फ्रांस का रीटर कहा जाता है। इरेक्लस महोदय को फ्रांस का रीटर कहा जाता है। पैलेस वर्क फोल्क लीपले महोदय से संबंधित है। फ्रांस का मानव भूगोलवेता डिमांजिया को कहा जाता है। फ्रांस का भौतिक भूगोलवेता मोर्टिन महोदय को कहा जाता है। फ्रांस का मानव भूगोलवेता डी फाउंटे को कहा जाता है। फ्रांस का नगरीय भूगोलवेता बेलचार्डी महोदय को कहा जाता है। फ्रांस का राजनीतिक भूगोलवेता आंद्रे सिगफ्रीड महोदय को कहा जाता है। फ्रांस का प्रादेशिक भूगोलवेता मिलन सोरे को कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो फ्रांसीसी भूगोलवेताओं से रिलेटेड हैं। तो प्यारे साथियों, एक बार आप कंफर्मेशन करें कि फ्रांसीसी भूगोलवेता आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए। प्लीज़ एक बार आप ज़रूर बताएं सभी के सभी कि फ्रांसीसी भूगोलवेता आपको सही ढंग से समझ में आए कि नहीं आए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और ब्रिटिश भूगोलवेताओं के बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश भूगोलवेता किस तरीके से थे, कैसे थे, इनके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं।
ठीक है, तो फ्रांसीसी भूगोलवेता ओवरऑल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम शुरू करते हैं ब्रिटिश भूगोलवेताओं के बारे में, और इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस काल तक भूगोल ब्रिटेन वासियों के लिए सूचनाओं का शब्दकोश था। ठीक है, ब्रिटिश भूगोलवेता इस काल तक भूगोल ब्रिटिश निवासियों के लिए सूचनाओं का शब्दकोश था। ब्रिटेन में भूगोल के विकास में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके पहले सचिव थे मैकोनोची। ठीक है, तो ब्रिटेन में भूगोल के विकास में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान था। और रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के जो महत्वपूर्ण पहले सचिव थे उनका नाम है मैकोनोची महोदय। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्फोर्ड मैकिंडर महोदय के बारे में। मैकिंडर महोदय 20वीं सदी के भूगोलवेता हैं। ठीक है, मैकिंडर महोदय 20वीं शताब्दी के भूगोलवेता हैं। जब मैंने आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हर्टलैंड थ्योरी समझाया था, रिमलैंड थ्योरी समझाया था, वहाँ पर मैंने आपको बहुत डिटेल से समझा दिया था इनके बारे में। लेकिन यहाँ पर हम एज ए जियोग्राफर हम बात करते हैं मैकिंडर महोदय के बारे में। तो 20वीं सदी के भूगोलवेता हैं। इनको ब्रिटेन में भूगोल का पितामह कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश भूगोल का पितामह कहा जाता है मैकिंडर महोदय को। ब्रिटिश भौगोलिक संप्रदाय का जन्मदाता कहा जाता है इनको। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं प्यारे साथियों उनसे रिलेटेड। ब्रिटेन में भूगोल का पितामह किसको कहा जाता है? मैकिंडर महोदय को। ब्रिटिश भौगोलिक संप्रदाय का जन्मदाता किसको कहा जाता है? मैकिंडर महोदय को। ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ जियोग्राफिकल संस्था की स्थापना किसने की? मैकिंडर महोदय ने। तो ब्रिटेन में भूगोल का पितामह मैकिंडर, ब्रिटिश भौगोलिक संप्रदाय के जन्मदाता मैकिंडर, ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ जियोग्राफिकल संस्था की स्थापना मैकिंडर ने की। अब इनकी कुछ किताबें हैं जिनको हम डिटेल से बात करते हैं। ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सा, ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सा 1902 में मैकिंडर के द्वारा लिखी हुई किताब है। द जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भौगोलिक दूरी, जिसमें इन्होंने पिवोट एरिया या ध्रुवाग्र क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया था। ये इनके द्वारा लिखी हुई दूसरी किताब है। ठीक है, तो द जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री, द जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री मैकिंडर के द्वारा लिखी हुई दूसरी किताब है, जो 1904 में लिखी थी इन्होंने। और मेरे प्यारे साथियों, इस किताब में उन्होंने पिवोट एरिया या ध्रुवाग्र क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद इन्होंने जो पिवोट एरिया या ध्रुवाग्र क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया था, ये इन्होंने पूर्वी यूरोप के लिए किया था। तो मैकिंडर महोदय ने अपनी दूसरी किताब द जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री में जो पिवोट एरिया या ध्रुवाग्र क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया था, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग पूर्वी यूरोप के लिए किया था। उसके बाद में डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी, ये मैं आपको जब पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ाया था तब मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि किताबें कब कब लिखी गई थी, इनमें कौन कौन सी शब्दावलियों का यूज किया गया था, मैंने डिटेल से समझाया था। तो अब आप बताओ प्यारे साथियों, डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी किताब कब लिखी गई थी? डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी में मैकिंडर महोदय के द्वारा हर्टलैंड शब्द का प्रयोग किया गया था। हर्टलैंड एक ऐसा स्थल जहां पर जल शक्ति का प्रवेश बिल्कुल असंभव होता है। ठीक है, तो मैकिंडर महोदय के द्वारा हर्टलैंड शब्दावली का प्रयोग अपनी कौन सी किताब में किया गया था? और मैकिंडर महोदय ने हर्टलैंड की डेफिनेशन क्या दी थी कि हर्टलैंड एक ऐसा स्थल होता है जहां पर जल का प्रवेश बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। इस बुक में मैकिंडर ने कथन दिया। मैकिंडर महोदय ने अपनी किताब डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी में स्टेटमेंट दिया कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है, जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है वह विश्वद्वीप पर शासन करता है, और जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वह विश्व को नियंत्रण में रखता है। ठीक है, तो ये वाली बात मैंने आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जब हर्टलैंड थ्योरी पढ़ाया था तब मैंने नहीं बताया था। पहले मैंने आपको केवल स्टेटमेंट ही याद करवाया था कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय क्षेत्र को नियंत्रित रखता है, जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है वह विश्वद्वीप पर शासन करता है, जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वह विश्व पर नियंत्रण करता है। ये स्टेटमेंट मैंने आपको समझाया था कि ये मैकिंडर महोदय के द्वारा दिया गया था। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि ये मैकिंडर महोदय के द्वारा अपनी कौन सी किताब में लिखा गया था। तो द डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी किताब में मैकिंडर महोदय ने इस स्टेटमेंट को बताया था।
मैकेंडर ने अपने विश्वद्वीप में एशिया, यूरोप और अफ्रीका को शामिल किया था। मैकेंडर मोदे ने विश्वद्वीप की संकल्पना दी थी, विश्वद्वीप की कल्पना की थी, और मैकेंडर मोदे ने विश्वद्वीप में एशिया, यूरोप और अफ्रीका को शामिल किया था। द राउंड वर्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस। मैकेंडर मोदे की चौथी किताब का नाम है द राउंड वर्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैकेंडर मोदे की चौथी किताब है द राउंड वर्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस, जो कि 1943 में लिखी गई थी। द राउंड वर्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस में मैकेंडर मोदे के द्वारा मिडलैंड बेसिन शब्द का प्रयोग किया गया। हर्टलैंड से लीलालैंड क्षेत्र को निकाल देने से मिडलैंड बेसिन बना है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, हर्टलैंड शब्द का प्रयोग मैकेंडर ने कौन सी किताब में किया? पिवोट एरिया शब्द का प्रयोग मैकेंडर ने कौन सी किताब में किया? मिडलैंड शब्द का प्रयोग मैकेंडर ने कौन सी किताब में किया? मैकेंडर की पहचान क्या है कि भाई हार्टलैंड से लीलालैंड को निकाल दिया गया। ये हार्टलैंड था, इस हार्टलैंड में से इस लीलालैंड को निकाल दिया गया। तो अब ये जो क्षेत्र बचा इसको इन्होंने क्या कह दिया? मिडलैंड बेसिन कह दिया। मिडलैंड बेसिन में उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को रखा जाता है। जो मिड बेसिन है प्यारे साथियों, इस मिड बेसिन में उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप इनको शामिल किया गया है। जैसे इस तरीके से हमारा अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर हमारा अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पर हमारा यूरोप है, ठीक है। तो जो मिडलैंड बेसिन है इसमें किस किस को शामिल कर दिया गया है प्यारे साथियों? इस वाले एरिया को शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो मिडलैंड बेसिन कौन से क्षेत्र को कहा गया था प्यारे साथियों? मिडलैंड बेसिन इस वाले क्षेत्र को कहा गया था। अब ये क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र और पूर्वी उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र। इसको क्या कहा था? मिडलैंड कहा था, मिडलैंड बेसिन कहा था। मैकेंडर ने अपने सिद्धांतों में स्थल व जल शक्ति के द्वैतवाद को समझाया तथा विश्व शक्तियों की राजनीतिक विवेचना की थी। मैकेंडर ने अपने सिद्धांत हर्टलैंड में स्थल एवं जल शक्ति के द्वैतवाद को समझाया था कि स्थल और जल शक्ति के बीच में किस तरीके से द्वैतवाद चल रहा है, तथा विश्व शक्तियों की राजनीतिक विवेचना की थी। रियलम ऑफ नेचर ये किताब किसकी है प्यारे साथियों? रॉबर्ट मील महोदय की किताब है। किसकी है? रॉबर्ट मील महोदय की किताब है। तो रियलम ऑफ नेचर किसकी किताब है? रॉबर्ट मील महोदय की। हर्टलैंड थ्योरी एंड स्पाइकमैन की रिमलैंड को पॉलिटिकल ज्योग्राफी में करवा दिया है मैंने, ठीक है। इन दोनों को मैंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत डिटेल से समझा दिया। मैकेंडर का कथन है कुछ अर्थों में मानव भूगोलवेता ही पूर्ण भूगोलवेता होता है। मैकेंडर महोदय का मानना है कि कुछ अर्थों में जो मानव भूगोलवेता है ना, वही एक पूर्ण भूगोलवेता होता है। मैकेंडर महोदय का मानना है कि कुछ अर्थों में मानव भूगोलवेता ही पूर्ण भूगोलवेता होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं प्यारे साथियों, मैकेंडर महोदय का मानना है कि कुछ अर्थों में मानव भूगोलवेता ही पूर्ण भूगोलवेता होता है। अब हम बात करते हैं हर्बर्टसन महोदय के बारे में। किनके बारे में? हर्बर्टसन महोदय के बारे में। प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? हर्बर्टसन महोदय ने किया था। प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना का प्रतिपादन हर्बर्टसन महोदय ने किया था। मैं रिपीट कर रहा हूं प्यारे साथियों कि प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? हर्बर्टसन महोदय ने किया था। संसार के प्रादेशिक भूगोल के मुख्य विचारक एवं अध्ययनकर्ता कौन थे? हर्बर्टसन महोदय थे। तो प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना का प्रतिपादन हर्बर्टसन ने किया। संसार के प्रादेशिक भूगोल के मुख्य विचारक और अध्ययनकर्ता कौन है? हर्बर्टसन है। प्राकृतिक प्रदेश तथा मानव के अंतर संबंधों की विवेचना मैन एंड हिज वर्क में किया। तो हर्बर्टसन महोदय ने एक किताब छापी और उस किताब का नाम था मैन एंड हिज वर्क, ठीक है। हर्बर्टसन महोदय ने एक किताब छापी और उस किताब का नाम था मैन एंड हिज वर्क। हर्बर्टसन महोदय ने अपनी किताब मैन एंड हिज वर्क में प्राकृतिक प्रदेश और मानव के अंतर संबंधों का
अध्ययन किया। हर्बर्टसन महोदय ने विश्व को कुल 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। ठीक है, हर्बर्टसन महोदय ने विश्व को कुल 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। हर्बर्टसन महोदय की किताबों की बात करें तो पहली किताब का नाम है मैन एंड हिज वर्क, दूसरी किताब का नाम है मेजर नेचुरल रीजन। ठीक है, तो हर्बर्टसन महोदय की दो महत्वपूर्ण किताबें, जिसमें पहली का नाम है मैन एंड हिज वर्क और दूसरी का नाम है प्यारे साथियों मेजर नेचुरल रीजन। इन्होंने मानवीय तथ्यों के लिए मैक्रो ऑर्गेनिज्म शब्दावली का प्रयोग किया था। तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हर्बर्टसन महोदय ने किया। मैक्रो ऑर्गेनिज्म शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया प्यारे साथियों? हर्बर्टसन महोदय ने। हर्बर्टसन द्वैतवाद का विरोधी था। वह भूगोल को भौतिक व मानव भूगोल में विभाजन को हत्यारा कार्य मानता था। ठीक है भाई, द्वैतवाद की शुरुआत किसने की थी? सामान्य भूगोल वर्सेज विशेष भूगोल किससे संबंधित है? मैं यहां पर आपसे दो क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि द्वैतवाद की शुरुआत किस भूगोलवेता ने की थी? सामान्य भूगोल वर्सेज विशेष भूगोल की संकल्पना किस भूगोलवेता ने दी थी? हर्बर्टसन महोदय थे ना, वो द्वैतवाद के विरोधी थे। हर्बर्टसन महोदय को जो द्वैतवाद का सीन था वो बहुत अच्छा नहीं लगता था। वह भूगोल को भौतिक व मानव भूगोल में विभाजन करके, हर्बर्टसन महोदय भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का जो विभाजन था उसको हत्यारा कार्य मानता था। तो यहाँ से बहुत डीपली क्वेश्चन बन सकता है कि भूगोल को भौतिक व मानव भूगोल के रूप में विभाजित करना हत्यारे कार्य किसके द्वारा माना गया था? तो हर्बर्टसन महोदय भौतिक व मानव भूगोल के विभाजन को हत्यारा कार्य मानता था। भूगोल अपनी सजीव इकाई को दो अर्थों में बांटना उसकी हत्या करना है, अतः यह हत्यारे जैसा काम है। ठीक है, हर्बर्टसन महोदय ने कहा था कि भूगोल रूपी सजीव इकाई को दो अर्थों में बांटना उसकी हत्या करने जैसा है, अतः यह हत्यारे जैसा काम है। ब्रिटेन में स्कूल ऑफ ज्योग्राफी का डायरेक्टर भी हर्बर्टसन महोदय थे। ब्रिटेन में स्कूल ऑफ ज्योग्राफी का डायरेक्टर कौन थे? हर्बर्टसन महोदय थे। गायब हो गया। ब्रिटेन में स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के डायरेक्टर भी हर्बर्टसन महोदय थे। उसके बाद हम बात करते हैं स्टाम्प महोदय के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्टाम्प महोदय के बारे में। स्टाम्प महोदय को हम डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि मैकिंडर महोदय और हर्बर्टसन महोदय आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए। प्लीज़ एक बार ज़रूर बताओ। यस, चलो एक बार चाय पी लो, फिर हम स्टाम्प महोदय के बारे में बात करते हैं। मेरे को लगता है अगले 3 दिन में थॉट, ज्योग्राफिकल थॉट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या शुरू करना चाहिए?
ये आप अब भी बताना प्यारे साथियों। ठीक है, अब हम डडले स्टाम्प महोदय के बारे में बात करते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात, डडले स्टाम्प महोदय 20वीं शताब्दी के ब्रिटिश भूगोलवेता थे। डडले स्टाम्प महोदय थे जो 20वीं शताब्दी के ब्रिटिश भूगोलवेता थे। इनका कार्य था भूमि उपयोग और उसका नियोजन करना। ठीक है, भूमि उपयोग और उसका नियोजन करना डडले स्टाम्प महोदय का महत्वपूर्ण काम था। डडले स्टाम्प महोदय के द्वारा कुछ किताबें लिखी गई थी, जिसमें पहली किताब का नाम है द वर्ल्ड एज जनरल ज्योग्राफी, द लैंड ऑफ ब्रिटेन, संसार का सामान्य भूगोल, हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी, अप्लाइड ज्योग्राफी, द ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, द लैंड ऑफ ब्रिटेन यूज एंड मिसयूज, द इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मैन एंड लैंड, डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी, सम एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये टोटल 10 किताब हैं डडले स्टाम्प महोदय की, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है जिनको हमें याद करना है। देखो, डडले स्टाम्प की जो 10 किताब है उसमें एक दो किताबों को छोड़ दो, बाकी सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण है। द वर्ल्ड इज जनरल ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण किताब है, सन मत याद करना। द लैंड ऑफ ब्रिटेन बहुत महत्वपूर्ण किताब है। संसार का सामान्य भूगोल बहुत महत्वपूर्ण किताब है। अप्लाइड ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण है। हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण है। द ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ बहुत महत्वपूर्ण है। द लैंड ऑफ ब्रिटेन यूज एंड मिसयूज बहुत महत्वपूर्ण है। द इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मैन एंड लैंड, डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी, सम एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ज्योग्राफी, सारी किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहो तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, बाकी यदि आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो तो इसको आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। बाकी आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो, डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप इसको मत छोड़ना। स्टाम्प का योगदान, इन्होंने ब्रिटेन में कृषि भूमि उपयोग पर काम किया था। तो ब्रिटेन में कृषि भूमि उपयोग पर काम करने वाले भूगोलवेता का नाम क्या था? स्टाम्प था। इन्होंने भूगोल के प्रत्येक पक्ष को मानवीय समृद्धि एवं प्रगति के लिए प्रयोग करने का प्रयत्न किया था। ठीक है, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इन्होंने भूगोल के प्रत्येक पक्ष को मानवीय समृद्धि एवं प्रगति के लिए प्रयोग करने का प्रयत्न किया था। इन्होंने ब्रिटेन में कृषि भूमि उपयोग पर काम किया था। तो स्टाम्प महोदय ने ब्रिटेन में कृषि भूमि उपयोग पर काम किया। इन्होंने भूगोल के प्रत्येक पक्ष को मानवीय समृद्धि एवं प्रगति के लिए प्रयोग करने का प्रयत्न किया। भूगोल में लगभग 30 किताबें लिखी। ब्रिटेन सरकार ने स्टाम्प महोदय को सर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन से भूगोलवेता को सर की उपाधि दी गई थी, तो वो थे एकमात्र स्टाम्प महोदय। इन स्टाम्प ने प्रत्येक महाद्वीप का भूगोल लिखा। इन स्टाम्प महोदय को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? नाइट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? स्टाम्प महोदय को सम्मानित किया गया था। प्रत्येक महाद्वीप का भूगोल किसने लिखा था? स्टाम्प महोदय ने लिखा था। ठीक है, तो स्टाम्प महोदय के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें जिनको आपको याद करना है। पहली, 20वीं शताब्दी के भूगोलवेता थे डडले स्टाम्प। भूमि उपयोग व उसका नियोजन इनका मुख्य कार्य था। इनकी ये जो 10 किताबें हैं, इसमें से 10वें नंबर की किताब को स्किप कर सकते हो, बाकी सभी बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। ब्रिटेन में कृषि भूमि उपयोग पर इन्होंने काम किया। इन्होंने भूगोल के प्रत्येक पक्ष को मानवीय समृद्धि एवं प्रगति के लिए प्रयोग करने का प्रयत्न किया और इनको ब्रिटेन सरकार के द्वारा सर की उपाधि दी गई थी। प्रत्येक महाद्वीप का इन्होंने भूगोल लिखा। नाइट की उपाधि या के नाइटहुड या नाइट की उपाधि स्टाम्प महोदय को दी गई थी। तो ये थे डडले स्टाम्प महोदय, बहुत महत्वपूर्ण ज्योग्राफर है, जहां से मोस्टली चांस है, प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। अब हम बात करते हैं पीटर हेगेट महोदय के बारे में। ठीक है, पीटर हेगेट महोदय के बारे में बात करते हैं प्यारे साथियों। पीटर हेगेट महोदय एक ब्रिटिश भूगोलवेता थे। पीटर हेगेट क्या थे? एक ब्रिटिश भूगोलवेता थे। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति को विकसित किया था, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन।
तो पीटर हैगेट ब्रिटिश भूगोलवेता थे। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति को इन्होंने विकसित किया था, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को इन्होंने विकसित किया था। इन्होंने भूगोल में गणितीय तथा सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके भूगोल में कई मॉडलों व सिद्धांतों को विकसित किया था। ठीक है प्यारे साथियों, ये सारी की सारी बातें आपको बहुत ही सही ढंग से स्पेशली तरीके से याद रखना है कि भूगोल में गणितीय तथा सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके भूगोल में कई मॉडल एवं सिद्धांतों को विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पीटर हैगेट महोदय को दिया जाता है। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, इनकी ये दो बहुत महत्वपूर्ण किताब है प्यारे साथियों। तो पीटर हैगेट की ये दो बहुत महत्वपूर्ण किताब हैं। पहले का नाम है लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस। इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है और यहाँ से प्यारे साथियों क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेज हैं। तो लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, दोनों किताबें पीटर हैगेट की बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इन दोनों किताबों में पीटर हैगेट ने भूगोल के अध्ययन क्षेत्र, विश्लेषण की विधि एवं तकनीकी का वर्णन किया था। तो पीटर हैगेट महोदय ने भूगोल के अध्ययन क्षेत्र, विश्लेषण की विधि और तकनीक का वर्णन करने का काम किया था। तो लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, पीटर हैगेट महोदय की दो बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। पीटर हैगेट महोदय ने इन दोनों किताबों में भूगोल के अध्ययन क्षेत्र, विश्लेषण की विधि और तकनीक का वर्णन किया था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं प्यारे साथियों पीटर हैगेट महोदय के बारे में। किसके बारे में? पीटर हैगेट महोदय के बारे में। अब हम बात करते हैं रिचर्ड चौले महोदय के बारे में। किसके बारे में? रिचर्ड चौले महोदय के बारे में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण ज्योग्राफर हैं प्यारे साथियों। भौतिक भूगोल में इनका बहुत बड़ा योगदान था। जलवायु विज्ञान पर इन्होंने कई ग्रंथ लिखे। दोनों किताब बातें मत याद करो, बस इतना याद कर लो कि रिचर्ड चौले महोदय का भौतिक भूगोल में बहुत बड़ा योगदान था। मात्रात्मक क्रांति पर भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। फिजिकल ज्योग्राफी ए सिस्टम अप्रोच, इन्वायरमेंटल सिस्टम, वेदर अर्थ, ये तीनों की तीनों किताबें प्यारे साथियों चौले महोदय की हैं। तो चौले महोदय का भौतिक भूगोल में बहुत बड़ा योगदान था। जलवायु विज्ञान के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। मात्रात्मक क्रांति पर भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। चौले महोदय के द्वारा 3 किताबें लिखी गई, जिसमें पहली किताब का नाम है फिजिकल ज्योग्राफी ए सिस्टम अप्रोच, दूसरी किताब का नाम है इन्वायरमेंटल सिस्टम और तीसरी किताब का नाम है वेदर अर्थ। चौले व हैगेट के द्वारा लिखित किताबें, देखो प्यारे साथियों, चौले और हैगेट दोनों विद्वानों ने मिलकर भी कुछ किताबें लिखी थी। चौले और हैगेट इन दोनों ने मिलकर भी कुछ किताबें लिखी थी, जैसे मॉडल्स इन ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमी मॉडल्स इन ज्योग्राफी, इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन ज्योग्राफी, फ्रंटियर इन ज्योग्राफिकल टीचिंग। तो मैं याद करने का एक तरीका बता देता हूं प्यारे साथियों। जिन किताबों के अंदर आपको, जिन किताबों के नाम में आपको मॉडल्स इन ज्योग्राफी शब्द देखने को मिलता है, आंख बंद करके आप उस किताब को चौले और हैगेट की बोल सकते हैं। जैसे मॉडल्स इन ज्योग्राफी, मॉडल्स इन ज्योग्राफी, मॉडल्स इन ज्योग्राफी। तो जिन किताबों में आपको मॉडल्स इन ज्योग्राफी शब्द देखने को मिलता है, आप उन किताबों को चौले व हैगेट महोदय के द्वारा लिखित किताबें कह सकते हैं। चौले व हैगेट महोदय के द्वारा लिखित चौथी किताब का नाम है फ्रंटियर इन ज्योग्राफिकल टीचिंग। चौले व हैगेट दोनों विद्वानों ने भौगोलिक विश्लेषण एवं अध्ययन में सांख्यिकी और गणितीय विधियों का प्रयोग किया था। तो चौले व हैगेट महोदय के द्वारा भौगोलिक विश्लेषण एवं अध्ययन में
सांख्यिकी और गणितीय विधियों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद हम एच जे फ्लूअर महोदय के बारे में बात करते हैं। नगरीय भूगोलवेता थे ये, ठीक है। एच जे फ्लूअर महोदय जो नगरीय भूगोलवेता थे, पश्चिमी यूरोप में मानव भूगोल इससे संबंधित है, इनको आप मत याद करना, ठीक है। जो एच जे फ्लूअर महोदय हैं नगरीय भूगोलवेता है, ये याद कर लो। मानव प्रजाति, इनकी इस किताब को याद कर लो। बाकी पश्चिमी यूरोप में मानव भूगोल, इसको भी चाहो तो याद कर सकते हो। समय के गलियारे, कॉरिडोर ऑफ टाइम, आप इसको भी याद कर सकते हो। यहाँ पर देखो रिस्की काम है, चाहो तो आप तीनों को याद कर लो यदि आप बिल्कुल डीपली तरीके से पढ़ना चाहते हो, और यदि आप एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप तीनों को मत याद करो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप चाहते हो कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, आप समझते हो कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आप तीनों को याद कर लो। आपको लगता है कि यार सभी को याद करेंगे तो दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, आप स्किप भी कर सकते हो। संभववादी भूगोलवेता, मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, ठीक है। अब ये बात एक विद्वान ने और बोली थी, उनका नाम बताओ। मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम स्टेटमेंट एक विद्वान के द्वारा और दिया गया था। उनका नाम क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। P.W. ब्राउन महोदय, मनुष्य का प्रकृति से अनुकूलन, इसको आप याद कर लो। मनुष्य का प्रकृति से अनुकूलन किताब किसकी है? P.W. ब्राउन महोदय की है। तो P.W. ब्राउन महोदय की किताब का नाम है मनुष्य का प्रकृति से अनुकूलन, ठीक है। P.M. रॉक्सबी महोदय, मानव प्रदेशों की संकल्पना का प्रतिपादन किया था इन्होंने। तो मानव प्रदेशों की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? P.M. रॉक्सबी महोदय ने किया था। मानव भूगोल में मानव से संबंधित क्रियाओं का या क्रियाकलापों का अध्ययन किया था। इनको आप मत याद करो, लेकिन इतना तो याद करो ही प्यारे साथियों कि मानव प्रदेशों की संकल्पना का प्रतिपादन P.M. रॉक्सबी महोदय ने किया था। मानव प्रदेशों की संकल्पना का प्रतिपादन P.M. रॉक्सबी महोदय ने किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैट्रिक गिडिस महोदय के बारे में, और पैट्रिक गिडिस महोदय को पढ़ेंगे प्यारे साथियों हम कल वाली क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी, पढ़ने में कितना मजा आया, कितना समझ में आया, ये आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। ध्यान रखना, गजब तरीके से पढ़ना है, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। इसी बार में हर हाल में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। और तैयार हो जाओ, संडे को पॉलिटिकल ज्योग्राफी का टेस्ट लूंगा, हर हाल में टेस्ट होगा, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम कल शाम को 6:30 बजे, बिल्कुल फुल पॉजिटिविटी के साथ, फुल एनर्जी के साथ।